हाय बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 में। पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2 लिख देता हूं मैं, PART पार्ट 2। नहीं, पार्ट 1 और पार्ट 2 बनता है, सिनेमा आजकल बहुत बनता है ना, सीक्वल बनता है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो उस तरह की बात नहीं है ये बात है जैसे पार्ट 1 में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ाई किया था, तो इसमें हम लोग चार्ज के से आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग इसमें हम लोग बात करेंगे COULOMBS कूलम्ब्स फोर्स के बारे में। कूलम्ब्स फोर्स नथिंग बट क्या है, बेसिकली ये कूलम्ब्स लॉ है। COULOMBS कूलम्ब्स लॉ, इस पर बात करेंगे आज। यही है पार्ट 2 मेरा। तो मान लेते हैं कि एक चार्ज है प्लस Q1 और दूसरा चार्ज है प्लस Q2, दोनों प्लस प्लस चार्ज हैं। दूसरा है, ये मान लेते हैं प्लस Q1 है और ये मान लेते हैं माइनस Q2 है। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। Q1 चार्ज पर जो फोर्स लगा उसको हम डिनोट कर देते हैं F12 से, और इस पर जो फोर्स लगा उसको हम बोलते हैं F21। यानी ये है फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2, और ये क्या हुआ, फोर्स ऑन चार्ज Q2 अब बाय चार्ज Q1। उसी प्रकार से इसमें हो जाएगा F12 इधर और F21 इधर। ये तो मुझे समझ में आता है कि चार्ज अगर लाइक रहेगा तो रिपेल करेगा, और चार्ज अगर अनलाइक रहेगा तो अट्रैक्शन का काम करेगा। यहाँ तक तो मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसका वैल्यू कितना होगा इस बात को बताया कूलम्ब्स ने। कूलम्ब साहब ने बताया कि उसके बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसका वैल्यू कितना होगा। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन साहब ने बताया था कि दो मास के बीच में हमेशा फोर्स होता है और वो फोर्स हमेशा ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। लेकिन चार्ज के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है। चार्ज में अट्रैक्शन भी होता है और चार्ज में रिपल्सन भी होता है, लेकिन मास में ऑलवेज दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है, डिपेंड करेगा दोनों के नेचर पे। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि when a charge Q1 and Q2 placed at a distance r, then force of interaction between them जो होता है ना, सबसे पहले देखो, ये देखो 1 पर दूसरा के कारण जो फोर्स होगा, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर होगा क्या, बताओ। ये फोर्स और ये फोर्स क्या दोनों बराबर होगा, सोच के बताओ, क्या दोनों फोर्स बराबर होगा। दोनों फोर्स बराबर नहीं होगा। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन देखो ये फोर्स है इधर की तरफ तो ये फोर्स है इधर की तरफ, तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसीलिए ऐसे साइन देना जरूरी है। इसका मतलब हुआ कि 1 पर जो 2 के कारण फोर्स होगा वो, और F2 पर जो 1 के कारण फोर्स होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। अगर ये पूरब मुंह होगा तो ये पश्चिम मुंह होगा। समझ में आया बात। तो ये सभी लिख दूं क्या, F12 क्या है, F12 है फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय Q2। वहीं पर F21 क्या है ये भी बता दो। ये है फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय Q1। दोनों क्लियर है। तो कूलम्ब साहब ने बताया कि 1 पर जो 2 के कारण 1 पर जो 2 के कारण फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड, और 2 पर जो 1 के कारण फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होगा, और उसको हम F मान लेते, ठीक है।
तो कूलम साहब ने बताया कि ये जो एफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 होगा, और ये जो एफ होगा ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दोनों के बीच के दूरी का स्क्वायर होगा। बात आया समझ में? यानी ये 1 नंबर का इक्वेशन हुआ और ये 2 नंबर का इक्वेशन होगा। अगर पूछेगा कूलम्स लॉ क्या होता है तो बोलेंगे ये इसको बोलेंगे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, इसको बोलेंगे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, एक साथ बोल देते हैं अलग अलग ने, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2, कोई बात नहीं दिख जाएगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2। ओके, ये दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इस दोनों को कंबाइनिंग ये दोनों को 1 एंड 2 को कंबाइन करेंगे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर का। आया समझ में बात? यानी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको मैग्नीट्यूड लगा दोगे तो और बढ़िया होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो इसको मॉडुलस में दे दो तो और मजा आएगा। यानी F बराबर अगर बात करें तो K हो जाएगा Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर, Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। यानी ये Q1 का मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ गया। तो बोलेंगे फोर्स ऑफ वेयर K क्या है, वेयर K इज ए कांस्टेंट, जहां K क्या है, K एक कांस्टेंट है। ओके अच्छा, इसका वैल्यू जो होगा, इट्स वैल्यू, मीडियम बदलेंगे तो क्या एक ही रहेगा कि अलग अलग होगा? जैसे एयर में 2 चार्ज को रखेंगे तब दोनों के बीच का फोर्स, यानी तब का K, और दोनों को मीडियम बदल गए, दोनों चार्ज को पानी में रख दिए, तब जो दोनों के बीच का फोर्स होगा। तो यहाँ K को सेम लें कि अलग अलग लेंगे? तो कहता है K का मान मीडियम पर डिपेंड करेगा। K का मान किस पर डिपेंड करेगा? मीडियम पर डिपेंड करेगा। ओके, जैसे मास, 2 मास के बीच में जो फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। यानी 2 मास को पानी में रख दो, 2 मास को एयर में रख दो, 2 मास को वैक्यूम में रख दोगे, दोनों के बीच का जो फोर्स होगा ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग बात है। तो K का वैल्यू, K इज ए कांस्टेंट, इट्स वैल्यू डिपेंड करेगा किस पर? इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन चार्जेज। चार्ज के बीच जो मीडियम है ना उस पर डिपेंड करेगा इसका वैल्यू। यहां तक समझ में आ रहा है? तो कहता है कि उसके बाद ये एप्लीकेबल कब होगा, इसको मैं हटा देता हूं और समझ में आने के लिए, है कि नहीं? इसको हटा देता हूं, जगह बनेगा तब ना। K का जो वैल्यू होगा डिपेंड करेगा किस बात पर? दिस लॉ इज एप्लीकेबल। उसके बाद एक और बता ये लॉ एप्लीकेबल कब होगा? वेयर K तो हो गया है कांस्टेंट जिसका वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करेगा। उसके बाद याद रखना है कि कूलम्स का जो ये लॉ है, ये लॉ एप्लीकेबल तभी होगा जब, ये लॉ एप्लीकेबल तभी होगा जब 2 चार्ज पॉइंट चार्ज हो। देखे थे ना, एक चार्ज था Q1 और दूसरा चार्ज था Q2 और दोनों के बीच का था दूरी। तो सबसे पहले लिखना है दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, छोटा छोटा पॉइंट लिखना है। पहले लॉ क्या होता है? कूलम्स लॉ क्या हो गया बताओ?
लिखेंगे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज, force of interaction between two charge is directly proportional to force of interaction between two charge is directly proportional to, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होगा ना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। बात समझ में आया? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। बिटवीन टू चार्ज। बोर्ड में अगर बोलेगा कि कूलम्स लॉ क्या होता है तो क्या बोलोगे? तो बोलेंगे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड का गुणनफल और उसके दूरी का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात क्लियर हो गया? यानी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। ये बात स्पष्ट हो जाना चाहिए। एक बात हुई। दूसरी बात क्या लिखेंगे? दूसरी बात में लिखेंगे, इसको दोनों का अगर प्लस रहेगा तो ऐसे कर देते हैं, ये F12 मैग्नीट्यूड में F लिखेंगे और ये F12 बराबर F और ये F21 बराबर भी F, मैग्नीट्यूड लिख दिए। ओके। उसके बाद बोलता है कि ये जो लॉ है ना एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ तब है जब ये दोनों पॉइंट चार्ज हो। याद रहे आपको, ऐसा नहीं कि एक बड़का बॉडी है एकदम नज़दीक में रख दिया, तब नहीं। तो ये लॉ कब एप्लीकेबल है? दिस लॉ इज एप्लीकेबल, दिस लॉ इज एप्लीकेबल only for point charge. This law is applicable only for point charge and not for large bodies. याद रखना, not for large bodies। दिखाएंगे क्या? उसके बाद इसमें एक और बात बताते हैं, लेकिन अगर बॉडी का साइज दोनों के बीच के दूरी के तुलना में बहुत कम होगा तब भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक बॉडी बहुत बड़ा है और दूसरा बॉडी बहुत बड़ा है, लेकिन दोनों के बीच का दूरी 10 मीटर कर दिए, तो इस केस में एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब हुआ ये एप्लीकेबल तब भी हो सकता है जब दोनों चार्ज का साइज बड़ा हो लेकिन दोनों के बीच का दूरी के तुलना में वो साइज छोटा हो। तो ये बात भी लिख देता हूँ, बट इफ साइज और डायमेंशन of bodies are very much smaller than distance between them, distance between them, then we can treat
these bodies as point charge। क्या लिखे? लिख दिए कि ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज हो, या दोनों चार्ज का साइज दोनों के बीच के तुलना में बहुत कम हो, तो भी इस लॉ को लगा सकते हैं हम लोग। यहां तक भी समझ में आया? इसका अगला पॉइंट समझते हैं, के बारे में समझते हैं। के बारे, इस के बारे में हम लोगों को जानना था। के बारे में आ जाते हैं। क्या है के? अभी तक में हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा ना, वो होगा के Q1 Q2 मैग्नीट्यूड समझना बटा R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड देने का मन है तो दे दो, ऐसे दे दो। ये हो गया वेयर के बराबर 1/4πε0, 1/4πε0। और इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। अब इसका यूनिट क्या होगा अंदाज लगाओ तो। इधर देंगे तो न्यूटन हो गया, अब मीटर का स्क्वायर हो गया। समझते हो? इधर देंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे इधर आएगा कूलम का स्क्वायर। और के का मान हो जाएगा 1 CGS यूनिट में, CGS यूनिट में, यानी के का मान CGS यूनिट में 1 हो जाएगा। यूनिट क्या यहां पर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेटोकूलम। समझा कि नहीं? यूनिट क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा स्टेटोकूलम का स्क्वायर। यानी के इज इक्वल टू SI यूनिट में बात करें, के इज इक्वल टू SI यूनिट में अगर बात करेंगे तो हो जाएगा 9 × 10⁹ और CGS यूनिट में बात करेंगे तो 1 होगा। और ये एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। और इसका वैल्यू कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12। इसका क्या यूनिट होगा जी? इसका क्या यूनिट होगा? बड़ा आसान है। इसका यूनिट क्या होगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1/4πε0 Q1 Q2 मैग्नीट्यूड रख देते हैं डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा? के का मान हमने रख दिया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको यहीं छोड़ देंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो इधर होगा कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट बन जाएगा कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात? यानी F अगर एयर में वैक्यूम में बात करेंगे, फोर्स अगर वैक्यूम में बात करेंगे तो क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन F को अगर हम मीडियम में बात करें तो F को अगर मीडियम में बात करेंगे तो जगह 1/4π, ये देखो ये ले लिए थे एयर के लिए, तो ये ले लेंगे मीडियम के लिए Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। दोनों को समझने का कोशिश करना। यानी वैक्यूम में लेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे, या मीडियम में लेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे। अब दोनों में एक रिलेशन भी है, उसको समझ लेते हैं। ये क्या है यहाँ पर, ये क्या बन गया, इसके बारे में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक
परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ये क्या हुआ? ये देख लिया क्या था? ये भी था, क्या था? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम था। दोनों आ रहा है समझ में बात? दोनों बात समझ में आ रहा है क्या? इधर दिखा देता हूं मैं, देखो फिर से देख लेते हैं ना। ये हो गया फोर्स, अगर वैक्यूम में निकालेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे, फोर्स अगर मीडियम में रहेगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा सा और इसको परिचित थोड़ा सा अच्छा से करा देता हूं तुमको। इधर आते हैं, देखो फिर से देखो, अगर एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है और ये रख दिए VACCUM, वैक्यूम में रख दिए। वैक्यूम या एयर में रखो तो एक ही बात हुआ, दोनों के बीच का दूरी R है। तो इसके बीच जो फोर्स लगेगा ना, उसको हम मान लेते हैं F0 मान लेते हैं, या F मान लेते हैं, ठीक है। और तो इसमें जो फोर्स लगेगा F वैक्यूम लिख देता हूं मैं, नहीं वैक्यूम बराबर क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R²। लेकिन इसी दोनों चार्ज को यहां हो गया फोर्स, हो गया वैक्यूम में, इसको क्या लिख दिया? फोर्स लिख दिए वैक्यूम में। अब इसी दोनों चार्ज को, चार्ज यही दोनों है, यानी एक चार्ज Q1 ही है, दूसरा चार्ज Q2 ही है, ओके। लेकिन इस बार मीडियम को मैंने बदल दिया, मीडियम है, कोई मीडियम हो सकता है, दोनों में वाटर में हो सकता है, ग्लास में हो सकता है, किसी भी मीडियम में रखा जा सकता है। नहीं देखा ने? अच्छा दिखा ने, देख लो फिर से, वहां से कट गया था। एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, और दोनों पर इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा, मान लेते हैं दोनों सिमिलर चार्ज है। तो फोर्स वैक्यूम में देंगे फॉर्मूला इस तरह का, यही अगर मीडियम में देंगे, फोर्स अगर मीडियम में बात करेंगे तो क्या देंगे? 1/4πε Q1 Q2 बाय R²। यहाँ पर एक बात हम लोग समझते हैं, उसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हेडिंग में दे रहा हूँ, देखो हेडिंग में एक नया नाम जुड़ रहा है, उसको हटा देते हैं। कुल मिला के अभी तक जो पढ़ाया हुआ ना, उसका निचोड़ हुआ है। अब तक जो पढ़े उसका हुआ निचोड़, इसको थोड़ा सा सुलझा देता हूं मैं। कैसे सुलझाएंगे? अब हेडिंग में लिख रहा हूं मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। दिखता नहीं बोर्ड ने, इधर मिटते हैं, इधर दिखा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, ये हेडिंग में है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, और इसको प्राय डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। तो कहता है कि ये जो होगा ना, कहता है किसी मीडियम का डिवाइडेड बाय वैक्यूम का, ये क्या है? ये है इलेक्ट्रिक, क्या है ऊपर में? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम और डिवाइडेड बाय क्या होगा?
इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सही है। तो इस तरह से ये बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या, तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी फोर्स अगर मीडियम में बात करें, यहाँ पर वापस चलते हैं, यहाँ वापस चल के एक बार देखते हैं क्या दिखाना चाह रहे थे। ये जो फोर्स है वो क्या लिखेंगे, 1/4 इसके जगह क्या कर देंगे, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ध्यान से देख लो, जरा ठीक से देख लो, ये देखो ठीक से। यानी एफ मीडियम में ये आया, तुरंत समझ में गया, टेंशन नहीं लेना है। तो आप देखो एक बात और जान लो। अब यहां पर एक बात देखो तो, देखो ध्यान से, दोनों के बीच का दूरी आर ही है ना, इसके बीच का दूरी आर है और इसके बीच का भी दूरी आर है। अब तुम ये बताओ, फोर्स जो लिए वैक्यूम में, अब फोर्स जो लिए मीडियम में, दोनों को भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स जो लेंगे वैक्यूम में बट अब फोर्स जो लेंगे मीडियम में, दोनों को भागा देंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, वैक्यूम में होगा तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, भागा हो जाएगा, इसमें क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो क्या होगा, कुल मिला के एप्सिलॉन आर बन जाएगा। यानी वैक्यूम में फोर्स बटा मीडियम में फोर्स बराबर रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा। याद आया समझ में। तो फिर से इसको अगला स्टेज में लेके चलते हैं हम लोग, एक स्टेप और लेके चलते हैं। देखो इधर फिर आ जाते हैं, यानी एप्सिलॉन आर बराबर बोलेंगे एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एफ जो होगा ना वैक्यूम में बटा एफ हो जाएगा मीडियम। अच्छा इसको ऐसे करते हैं, एप्सिलॉन आर बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं एफ बाय एफ नॉट बता देता हूँ। मैं ये मीडियम को एफ बोलेंगे, एयर में ये बोलते हैं। एक बात याद रखना, इसका बराबर होता है 1.005 होता है एयर के लिए। यानी वैक्यूम का अलग होता है और एयर का अलग होता है, ये समझ में आया। और इसका वैल्यू होता है 89 किसके लिए, वाटर के लिए, और इसका वैल्यू होता है इन्फिनिटी ऑल मेटल के लिए, यानी कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या समझ में आया। इसका क्या नाम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या नहीं तो रिलेटिव परमिटिविटी। किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी बराबर, मीडियम अगर कोई होगा उसमें फोर्स निकाल देंगे और उतने ही दूरी पर किसी मीडियम में रख के फोर्स निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन से बनाते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देखो तो, कहता है फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, अब बनाते हैं क्वेश्चन। ध्यान से देखना, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना।
क्वेश्चन नंबर कहता है कि एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। अगर इसको हम वैक्यूम में रख देते हैं तो दोनों के बीच जो फोर्स है ना, F0 बराबर 100 न्यूटन, इधर भी F0 बराबर 100 न्यूटन। यानी दो चार्ज को R दूरी पर वैक्यूम में रखेंगे तो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। ओके, फिर कहता है उसी दोनों चार्ज को एक मीडियम में रखते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलता है क्या होगा, चार्ज वही है और दूरी उतना ही है, दूरी उतना ही है, चार्ज वही है, दूरी उतना ही है, और दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है ना वो है 25 न्यूटन। एक बात तो समझ में आ गया, हवा में फोर्स ज़्यादा लगेगा, मीडियम में फोर्स कम लगेगा। यानी दो चार्ज को हवा में रखेंगे तो ज़्यादा फोर्स होगा, और दोनों चार्ज को ग्लास के अंदर रखेंगे, ग्लास में रखेंगे, पानी में रखेंगे तो फोर्स कम लगेगा। उसका कारण देखा था ना, इस केस में F0 का फॉर्मूला हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R² अप्लाई करेंगे। और इस केस में फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R² अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दो चार्ज को सर्टेन डिस्टेंस पर रखते हैं एयर में तो फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। ओके, दो चार्ज को सर्टेन डिस्टेंस पर एयर में रखेंगे तो फोर्स लगता है 100 न्यूटन का। कहता है उसी दोनों चार्ज को एक मीडियम में रखेंगे तो दोनों के बीच में फोर्स जो होगा वो 25 न्यूटन का लगेगा। तो कहता है बताइए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम क्या हो। लिख देता हूँ मैं, तो लिखेंगे फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, लिख देता हूँ मैं, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज 100 न्यूटन when placed in air, and force between the same two charge in a certain medium is 25 Newton. Find dielectric constant of medium. अभी तो ट्रिक बताया, क्या ट्रिक बताया, ट्रिक तो बताया हुआ है, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर F0/F, यानी फोर्स एयर में डिवाइड, गलती तो नहीं लिख देते पहले, फोर्स एयर में डिवाइडेड बाय फोर्स मीडियम में करेंगे ना तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर आ जाएगा। उल्टा तो नहीं लिख दिया, हाँ सही है, फोर्स एयर में डिवाइडेड बाय फोर्स मीडियम में लेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। चेक कर लेना, तो बराबर क्या होगा, नहीं समझा, F0/F करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ना, करके देखो ना रे, F0/F करेंगे तो F0/F बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा, और इसका मान कितना है 100 है, और इसका मान कितना है 25 है, तो एप्सिलॉन R बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। यानी दो चार्ज को एयर में रखेंगे तो 100 न्यूटन लगा, दोनों चार्ज को मीडियम में रखेंगे तो 25 न्यूटन लगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दूसरा सवाल बताए, दूसरा सवाल करता हूं मैं, ये देखो मिटा देते हैं। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल बताओगे,
ये इस बार बताना है और ये दे दिया है ये मान लेते हैं 1000 न्यूटन है और ये है 1000 न्यूटन यहाँ है और 1000 न्यूटन यहाँ है और ये है 5। तो कहता है कि ये फोर्स बराबर बताइए क्या हो। यानी दो चार्ज को एयर में रखेंगे तो 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ओके। और दोनों चार्ज को एक मीडियम में रखेंगे जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा ये डील करना है। चलो 1 मिनट का 10 सेकंड 20 सेकंड का टाइम ले लो और बताओ क्या होगा। जल्दी में बताओ क्या करेंगे। बन गया? बहुत आसान है। देखो क्या बताए थे, रिलेटिव परमिटिविटी बराबर F0/F हो जाएगा ना। तो ये बराबर है 5, तो ये बराबर कितना है 1000 है, तो ये हो जाएगा F बराबर कितना हो जाएगा 1000/5, 5 गुना 20, 5 गुना 20 100, तो क्या होगा 20 न्यूटन हो जाएगा, है 200 न्यूटन, 200 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? तो ये बात जान लो कि अगर एयर में रहेंगे तब का फोर्स, हम मीडियम में लेंगे तब का फोर्स को भागा दे देंगे तो क्या आएगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम बोलो या क्या बोलोगे, या बोलोगे रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। ये देखो सबसे सुंदर सवाल है, 2 सवाल हुआ, तीसरा सवाल ले लो। तीसरा सवाल बड़ा मजेदार है। कहता है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि दो चार्ज को r0 दूरी पर एयर में रखें तो उसके बीच जितना फोर्स लग रहा है F0, तो कहता है कि उतना ही चार्ज को पैदा करने के लिए, चार्ज उतना ही हो, यानी वही चार्ज के बीच में कितना दूर पर रखेंगे तो जो फोर्स होगा ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि कहता है अगर F बराबर F0 हो जाएगा तो फाइंड रिलेशन बिटवीन R0 एंड R। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन जरा समझो। कहता है दो चार्ज को एयर में R दूरी पर रखने से जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स लगने के लिए मीडियम में कितना दूर पर रखेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? या बोलेंगे मीडियम का R दूरी और एयर का R0 दूरी में क्या रिलेशन होगा कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज सेम होगा। क्वेश्चन बहुत तरीका से पूछ सकता है। पहला तरीका है, दो चार्ज को एयर में रखेंगे तो जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स लगाने के लिए मीडियम में कितना दूर पर रखेंगे, तो तुमको बताना है, ये बताना। अगर ये बराबर होगा तो क्या रिलेशन होगा। तो बड़ा आसान है, इसके जगह क्या रख देंगे, सॉल्यूशन कर देता हूं मैं। देखो चूंकि F बराबर F0 है, ओके, F बराबर F0 है, तो F की जगह क्या रख देंगे, F की जगह रख देंगे 1/4πε/r इंटू ε0 Q1 Q2/r²। और यहाँ क्या लिखेंगे 1/4πε0 एयर वाला में क्या लिखेंगे Q1 Q2/r²। देखो ये एयर वाला में लिखेंगे 1/4πε/r², और मीडियम वाला लिखेंगे इस तरह से। तो दोनों में कट फूट जाएगा तो क्या बचेगा इतना गुना, ये सब कट जाएगा ना ऊपर का, तो निचल के न बचेगा εr इंटू r² बराबर R0 का स्क्वायर। ओके, तो ऐसे करके ऐसे देंगे तो बराबर R0 हो, यानी R0 बराबर, याद कर लेना, ये है एयर में डिस्टेंस, ये क्या है एयर में दूरी है, और ये क्या है मीडियम में दूरी।
तो एयर में दूरी और मीडियम में दूरी देखते रहा। ओके, अब एक सवाल और है शानदार, वो कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मिटाते हैं। देखो क्वेश्चन बनाओ तब मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आया, क्वेश्चन नंबर 4 आया। देखो कहता है कि अगर एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और दोनों के बीच में ये जो है ना एक मीडियम दूसरा डाल दिया, ये एक मीडियम डाल दिया दोनों के बीच में, और इसका जो है ना रिलेटिव परमिटिविटी बराबर ये होगा, और दोनों के बीच का दूरी T है और इसके बीच का दूरी R है। तो कहता है फाइंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज, ये निकालना है फोर्स का मान। ओके, फोर्स का मान बताइए। हाँ, फंस गया मामला, फंस गया मामला, फंस गया। क्या होगा? देखो नोट करके समझाए थे पिछला बार, पीछे क्या समझाए थे? आर दूरी एयर का, आर दूरी एयर को आर दूरी मीडियम का एयर में आर नॉट बराबर इतना के इक्विवेलेंट हो जाएगा। आर दूरी मीडियम का एयर में आर नॉट बराबर इतना के इक्विवेलेंट हो जाएगा, याद रखना। इक्विवेलेंट मतलब समझता है ना, बराबर नहीं हुआ। जैसे कि पानी में दौड़ते हो जितना दूर, जितना टाइम में, उतने टाइम में जितना हवा में दौड़ जाएंगे ये ज़मीन पर, वो उसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस हो गया। फिर समझो, मतलब पानी की चौड़ाई मान लेते हैं 1 मीटर है, 10 मीटर है, तो 10 मीटर पानी में दौड़ने में जितना टाइम लगेगा और उतने टाइम में एयर में जितना दौड़ जाएंगे तो उस पानी के बराबर इक्विवेलेंट दूरी होगा। यानी वो दूरी तय करें या ये दूरी तय करें बराबर होगा, एक ही टाइम लगेगा। वही को बोलते हैं इक्विवेलेंट। मतलब हुआ कि आर दूरी मीडियम में रखने पर जितना फोर्स लगेगा और आर नोट दूरी एयर में रखने पर जितना फोर्स लगेगा दोनों बराबर होगा, इसलिए इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो उसी प्रकार से टी दूरी मीडियम का, हाँ टी दूरी मीडियम का एयर में के बराबर हो जाएगा। क्या आया समझ में? क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर क्या होगा? देखो पूरा ना तो इधर वैक्यूम है VAC, इधर वैक्यूम है, इधर वैक्यूम है, अब बीच में आ गया मीडियम, तो फोर्स कितना होगा? तो सबसे पहला 1/4πε0 लिख देता हूं, यानी एयर में लिखे तो यहां एयर का दूरी जो इक्विवेलेंट होगा ना उसको स्क्वायर करना है। एयर का इक्विवेलेंट दूरी को स्क्वायर करना। ओके, तो पूरा दूरी आर एयर में तो है ना, पूरा दूरी आर है, लेकिन इसमें से टी छाड़ दो, इसमें से टी छाड़ दो तो आर माइनस टी हो गया, यानी ये और ये खाली हुआ है ना, यानी आर माइनस टी, यानी आर माइनस टी करेंगे तो इसको छोड़ के ये और ये हुआ, और इसको एयर में बदलेंगे तो किसके बराबर होगा? इसको एयर में बदलेंगे ना तो इसके बराबर। यही हुआ आंसर। कुछ समझ में आया? एक सवाल और बना के देखो, अगला सवाल बनाएंगे ना तो दिमाग में आ सकता है। देखो दूसरा सवाल देखो,
ये रहा एक चार्ज और ये रहा दूसरा चार्ज। अब मीडियम इसमें दो दो डाल देता हूँ। आधा मीडियम एप्सिलॉन R1 है और आधा मीडियम एप्सिलॉन R2 है। अब बोल रहा है कि दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा ये बता। चल, और ये है T1 और ये है T2 और ये है R। चलिए बताइए कॉपी पर। क्या बनेगा? चांस है? बिल्कुल चांस है, नहीं बना लोगे? लगता है बना लेगा क्या? देखो ऐसे बनाएंगे 1/4πε0। तो यहां देंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाय पूरा दूरी कितना है? R है। R दूरी में से T1 को भी छांट लिया और T2 को भी छांट लिया। R दूरी में से इसको भी छांट लिया, इसको भी छांट लिया, तो बच गया ये दूरी, ये एयर का ले लिया। उसके बाद इसको बनाएंगे एयर में, ये तो बचेगा इतना। अब फिर इसको भी बताएंगे एयर में, ये बनेगा इतना। अब बराबर इसको स्क्वायर कर देंगे। देख लो, दिखाई नहीं दे रहा है तो दिखाई दे रहा है क्या? देख लो। तो घर से बना के लाओगे ये क्वेश्चन, देखो घर से कौन बना के लाओगे? ये देखो, घर से बनाओगे लाओगे ये वाला, घर से बनाने वाला सवाल है ये। एक चार्ज दिया Q1 और एक चार्ज दिया Q2 और तीन मीडियम डाल देता हूं मैं। ओके, इसका एप्सिलॉन R1 बराबर 4 है, इसका एप्सिलॉन R बराबर 9 है, इसका एप्सिलॉन R बराबर 16 है, और ये दूरी है 2 मीटर और ये दूरी है 4 मीटर और ये दूरी है 6 मीटर और ये दूरी है 10 मीटर। 6 4 10 2 ये दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी कितना 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 10 मीटर 20 मीटर 20 मीटर है। ओके, दोनों के बीच में फोर्स बताओगे, इसी के टर्म में बताओगे ना। इसको मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं T2, इसको मान लेते हैं T3। मानना मत बैठाओ, खाली वैल्यू निकाल के दिखाना बस। ज़्यादा सवाल है अगला क्लास में, अगला वीडियो में बताएंगे। ओके बाय।